जब मैं दाल की बात करता हूँ तो दाल के अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। वेजिटेरियन प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कितनी डोज प्रोटीन की जरूरत है? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। आज के टाइम में प्रोटीन की वजह से किडनी पे काफी इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। प्रोटीन तो कम देते हैं, शुगर्स, फॉस्फोरस, ये सब ज्यादा सप्लीमेंट हो रहा हो। कॉम्प्लान पिला दो या वो कौन से इंश्योर पिला दो, इस तरह की बहुत सारी चीजें पिला दो। जब आप प्रोटीन खरीदते हैं तो उसके डब्बे को पलट के देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने अपने पॉडकास्ट पर डॉक्टर श्रीराम काबरा, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट को इनवाइट किया और हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन की। मैं चाहता हूं आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और आपके काफी सारे मिथ्स भी क्लियर होंगे और प्रोटीन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। डॉक्टर श्रीराम काबरा, वेलकम है सर आपका हमारे द हेल्थ टेबल शो। थैंक यू। तो एक्चुअली मैं जैसे अपनी टीम से सर बात कर रहा था तो यही सोच रहे थे कि एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट आपसे क्या क्वेश्चन लिए जाए। तो एट द एंड एक कॉमन निकल के आया टॉपिक की दैट प्रोटीन, क्योंकि आज के टाइम में प्रोटीन को लेके काफी मिथ्स और एक सोसाइटी के अंदर बन चुके हैं और प्रोटीन को लेके मतलब एक अलग ही कम्युनिटी तैयार होने को बैठी है सामने। तो सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन पे जाऊंगा सर कि अकॉर्डिंग टू योर साइड सर, प्रोटीन है क्या और आज के टाइम में क्यों यूजफुल है हमारी बॉडी? जो आपने ये टॉपिक रेस किया बहुत ही वैलिड टॉपिक है, क्योंकि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है सोसाइटी में कि प्रोटीन लेना है नहीं लेना है। इतने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ चुके हैं, इतना गूगल पे अवेलेबल है कि प्रोटीन की वजह से सेहत में बहुत नुकसान रहता है, हाई प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। वेरेज इन एक सेकंड सेक्ट है, स्पेशली जिम गोअर बच्चों का, जो हाई प्रोटीन की तरफ, क्योंकि नेचुरली प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, तो उनका रुझान उसकी तरफ रहता है। अब जो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी होता है। मतलब मैं आपको सादी भाषा में समझाऊं तो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स ये प्रोटीन से बनते। बेसिकली सेल वॉल स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, ये सारी चीजों में प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट है। तो प्रोटीन नेचुरली हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऑल द मसल इज प्रोटीन, राइट? सो मसल्स बिल्ड करने के लिए यूजफुल मसल इज प्रोटीन। ओके, मेनली मसल्स और बिल्ड बिल्ड ऑफ मेजॉरिटी 70% कंपोनेंट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन बेसिकली, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करूं तो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है, जो कि हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब चूंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, तो जब ये डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में, मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी में, तो ये अमोनिया जनरेट करते हैं। जब इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जितना यूटिलाइज हो गया बॉडी में, ठीक है, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया जनरेट करता है। अमोनिया इज एसिडिक इन नेचर, NH4+। ओके, ठीक है, विच इज एज यू अंडरस्टैंड कि एसिडिक नेचर, एसिडिक मिल्यू, एक जनरल परसेप्शन भी सबको पता है, इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू हैव इन आवर बॉडी। सो टू मच ऑफ प्रोटीन कैन जनरेट acidic environment, which can be a little damaging to the body. Having said that, protein is very, very essential for our body as a daily, day-to-day basis health food, and as a building block, and to maintain immunity and overall health of our body. And according to your side, sir, what are the types of protein in today's life? देखो, प्रोटीन को ना बहुत सारी तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते, बट फॉर जनरल पर्पसेस एंड फॉर कम्युनिटी पर्पसेस हम लोग प्रोटीन को वेजिटेरियन प्रोटीन या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में ब्रॉडली क्लासिफाई कर देते हैं। ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी, जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, द क्वालिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन इज मच मच सुपीरियर टू वेजिटेरियन प्रोटीन। Having said that, it is not non-vegetarian protein is much more bioavailable and much more superior quality wise than vegetarian protein. But having said that, कि vegetarian protein हम ये नहीं मान के चल सकते कि vegetarian protein inferior है उससे। क्यों?
क्योंकि वेजिटेरियन प्रोटीन अगर सही मात्रा में सही मिक्स के साथ में जी लिया जाए एज अ बैलेंस डाइट, इट इज अगेन एन एक्सीलेंट वे ऑफ supplementing protein without producing much of the side effects which a non-vegetarian protein would produce. मीन्स उसके जो एक कंटेंट्स है वो Means उसके जो non-vegetarian protein के जो associated components हैं, हाँ, for instance phosphorus, हाँ, for instance the acid load that non-vegetarian protein is going to generate. ठीक है, so if you are going to take too much of non-vegetarian protein, you are going to generate too much of acids. Along with non-vegetarian proteins, non-vegetarian में fat content भी तो ज्यादा होता है. So you're naturally ingesting more and more of fat content, even if you are taking something like boiled chicken. ओके Apart from that, जितना भी ये high content non-vegetarian protein का body में day to day basis पे रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन के बढ़ जाते हैं, बिकॉज फॉस्फोरस ज्यादा जनरेट करता है. Whereas in these effects are less in the vegetarian based protein sources. तो मीन्स मैं यही कह रहा था कि जो वेजिटेरियन में जैसे आपने बताया कि इंटीरियर नहीं होंगे, बट ये है कि उसके कंपोनेंट जो मिक्सअप हो रहे हैं वो देखने बहुत जरूरी है. So vegetarian protein को अगर हम बोले कि प्रोटीन के लिए सिर्फ दालें खाओ, हाँ, काम नहीं बनेगा. पनीर, हम बोलेंगे सिर्फ पनीर खाओ तो काम नहीं बनेगा. ओके हम बोलेंगे तुम सिर्फ चावल खाओ या गेहूं खाओ तो काम नहीं बनेगा. इट हैज टू बी अ मिक्स. कुछ देखो प्रोटीन बेसिकली बनता किनसे है? अमीनो एसिड से. दे आर एसेंशियल. कुछ देखो प्रोटीन बेसिकली बनता किनसे है? अमीनो एसिड से. दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी इनहेरेंटली नहीं जनरेट कर सकता, जो हमें डाइट में लेने जरूरी है. तो जब मैं दाल की बात करता हूँ तो दाल के अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते. और जब मैं दाल चावल की बात करता हूँ तो दोनों चावल के अंदर वो अमीनो एसिड जो दाल में शॉर्ट है और दाल के अंदर वो अमीनो एसिड जो चावल में शॉर्ट है, दोनों ही ये आपस में दे सप्लीमेंट ईच अदर. और जो कॉमन मिथ है कि वेजिटेरियन प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. The only rider is कि you have to take the combination of the vegetarian proteins in the right proportion. सो सर अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो कि अभी तक जो आपने प्रोटीन के बारे में बोला, तो आज के टाइम में आपके अकॉर्डिंगली प्रोटीन एक्चुअल में एक बॉडी के लिए होना कितना जरूरी है, कि पर डे कितनी डोज प्रोटीन की जरूरी है? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, जिसका कोई भी अगर मैं आपको बोलूं गाइडलाइन के बेसिस पे आंसर हुई है तो कोई गाइडलाइन बेस्ड आंसर नहीं है. हाउएवर ऐसा नहीं कि बोलूंगा कि गाइडलाइन बेस्ड आंसर नहीं है, पर जिन जिन स्टडीज पे या जिन डेटा पे गाइडलाइन बेस्ड है वो गाइडलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग, वो डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो जो मोटे मोटे तौर पे गाइडलाइंस बोलती हैं या हम लोग मान के चलते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट मान के चलते हैं, वो ये कहते हैं कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे का प्रोटीन इंटेक अगर आप लेते हैं या आपकी 0.8 बॉडी के लिए एडिक्वेट प्रोटीन है. बट ये जैसे इवन आई जस्ट स्टार्टेड जिम मैंने स्टार्ट की, तो वहां पे भी क्या है, हफ्ते बाद ही आपको So- just कहीं ना कहीं वो so- कर देते हैं और 2 ग्राम मतलब आपको बोलते हैं कि अगर जब मैं 0.8 ग्राम की हाँ, बात कर रहा हूँ हाँ, तो दुनिया में ना तो दो लोग एक बराबर होते हैं, हाँ, ना दो मेडिकल कंडीशंस एक बराबर होती हैं. ओके ओके तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर डीलिंग इन एंड व्हाट टारगेट वी हैव इन आवर माइंड, हमारा प्रोटीन इंटेक वेरी करता है. एक आदमी जो जिम में वर्कआउट करता है, नेचुरली उसका प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हाई होगा. तो मे बी 0.8 की जगह 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे लेगा. ओके बट देखो इसके अलावा हमारे को प्रोटीन इंटेक का जो कैलकुलेशन करना चाहिए वो करना चाहिए आपके किडनी फंक्शन के हिसाब से. किडनी फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन का जितना भी वेस्ट जनरेशन होना है, जितना भी एसिड जनरेशन या नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेशन होना है, उसका एक्सक्रीशन किडनी से. दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट टेकन दिस टॉपिक सर, बिकॉज ऑफ क्योंकि आज के टाइम में प्रोटीन्स की वजह से, मैं आऊंगा उसी क्वेश्चन पे कि आज के टाइम में प्रोटीन्स की वजह से किडनी पे काफी इफेक्ट्स पड़ रहे हैं. बिफोर दैट जो प्रोटीन्स की जैसे हमने बात करी कि जो डेली लाइफ में इंटेक 0.8 जैसे आपने अभी रिकमेंड किया, तो अकॉर्डिंग टू योर साइड की सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे डेली लाइफ और रूटीन और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, क्योंकि आज के टाइम में पनीर ही नहीं, पनीर ठीक है, इज अ वेजिटेरियन सब्सटेंस, बट
मार्केट में ऐसे चीजें भी बहुत आ चुकी है, सोयास जैसे कह लो, और सोयास नाम के ऊपर, मतलब सोया चाप नाम के ऊपर मैदा, लिटरली मैदा ही जस्ट डिलीवर किया जा रहा है। देखो So यार, what do you ये feel about it? तो ना टोटली डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया। हाँ, अब एडल्टरेशन पे और इन सब पे जाओ तो देयर इज नो एंड टू डिस्कशन, बट Okay. इफ आई स्टिक माई सेल्फ टू द टॉपिक ऑफ जेन्युइन प्रोटीन इंटेक, हम मानते हैं कि सोया के नाम पे सोया ही मिल रहा है या हाँ। पनीर के नाम पे पनीर ही मिल हाँ, रहा है, हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक इंडिविजुअलाइज करना चाहिए हमारे को। ऐसा नहीं है कि मेरा पार्टनर जो जिम में जा रहा है वो 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले रहा है तो मैं भी उतना ही। हाँ, देखो, एक बात समझने की जरूरी है हमारे को कि किडनी डिजीज साइलेंट डिजीज होती है। अगर मेरा जीएफआर, मेरा जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है, वो अगर थोड़ा गिर भी रहा है तो मेरे को उसके कोई सिम्टम नहीं आने वाले। हम्म। और अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा जीएफआर 60 ml या 55 ml ही रह गया है, मेरे को सिम्टम तो नहीं आएंगे, पर मैं अब यहाँ जिम जाना शुरू करता हूँ और मैं 1.2 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन लेना शुरू करता हूँ, तो मेरी वो जो कमजोर किडनियां हैं उन्हीं ने इसको फिल्टर करना है, ओवरवर्क करेंगी, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगी। जीएफआर क्या है? जीएफआर थोड़ा सा जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी के फिल्ट्रेशन पैरामीटर को दर्शाता है। ग्लोमेरुलस कहते हैं किडनी की फिल्टरिंग यूनिट को। जो छल्लियां किडनी में होती हैं दे आर नोन एज ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस जिस रेट पे ब्लड को छानती है उस रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। उसका कैलकुलेशन बहुत सारी तरीकों से होता है। जो कॉमनली डे टू डे बेसिस पे एक आम जनता इसे कैलकुलेट कर सकती है, वो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस कर सकती है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज गूगल पे भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ आपका क्रिएटिनिन, एज और बॉडी वेट लगता है, कुछ फॉर्मूला में तो बॉडी वेट भी नहीं लगता है। ओके। ठीक है, एंड यू कैन कैलकुलेट योर जीएफआर। बहुत सारी इक्वेशंस अवेलेबल है, कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जीएफआर इसके लिए पर्टिकुलर कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं क्रिएटिनिन है। ओके। ब्लड में क्रिएटिनिन कराने की जरूरत पड़ती है। ओके। सो if you are going to start yourself on a high protein diet for some reason or the other, चाहे वो weight loss हो, चाहे वो जिम गोइंग हो, चाहे वो acute illness से recovery हो, आपको it is advised that you should calculate your GFR, eGFR or estimated GFR, and then you should decide your protein intake accordingly. For instance, आपका जीएफआर नॉर्मल आता है, 90 के ऊपर आता है, आप आराम से 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन तक भी जाइए इफ इट इज एब्सोल्युटली मेडिकल नेसेसिटी। इफ इट इज अ मेडिकल नेसेसिटी देन ओनली यू गो फॉर दिस। अदरवाइज 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू मेंटेन अ नॉर्मल हेल्थ इज मोर देन इनफ प्रोटीन इनटेक एंड यू शुड स्टिक टू इट। अब दूसरा सिनेरियो होता है मेरा जीएफआर कम है, मेरा जीएफआर 60 से कम हो गया। 60 से कम जीएफआर के अंदर it is important you should never exceed 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन। 60 से कम है। ओके। बिकॉज जितना आप प्रोटीन लेंगे उतना उसका वेस्ट जनरेशन होगा, उतना किडनी ओवरवर्क करेगी। आप किडनी को कुछ टाइम तक तो ओवरवर्क करा सकते हो, पर अल्टीमेटली वो किडनी गिव अप करना शुरू करेगी। उस किडनी में से प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाएगा, पेशेंट को ब्लड प्रेशर का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, किडनी स्टोन्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। दीज आर इल इफेक्ट्स ऑफ high protein intake according to the GFR of that patient या किडनी के फिल्टरिंग क्षमता जो है उसके हिसाब से प्रोटीन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको ये सब इफेक्ट्स आने शुरू हो सकते हैं। इवन प्रोटीन्स जो है आज के टाइम में मार्केट में इतने प्रोटीन्स आ चुके हैं सर कि एक टाइम था, अगर आज से मैं 10 साल पहले की भी अगर बात करूं, ऑन एन एवरेज लिमिटेड ओवर द काउंटर प्रोटीन जो है अवेलेबल रहते थे, बट विद इन अ 10 ईयर इवन आफ्टर कोविड सिनेरियोस कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि बाय प्रिस्क्रिप्शन साइड भी एंड इसके अलावा ओवर द काउंटर्स भी ये मार्केट एक अलग से ही, मैं जैसे शुरुआत में बात करी कि एक अलग ही कम्युनिटी की तरह बनती जा रही है कि ये हर काउंटर पे 10-12 मैं तो ये बोल रहा हूँ इवन 20 तक भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। सो ये जो इंडस्ट्री है जिसे आप बोल रहे हो ये बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग तरीके से डेवलप हो जा रही है एंड ऑफ कोर्स अनरिस्ट्रिक्टेड कोई भी चीज को आप डेवलप करने की कोशिश करो या छोड़ो तो उसके अपने प्रॉब्लम्स आते हैं। हर तरह का प्रोटीन भी आएगा, हर प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी अलग होगी।
आप 4 डब्बे प्रोटीन के उठा के देख लो, हर एक के अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन भी अलग होगा। नॉट ओनली प्रोटीन, प्रोटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके साथ में जो उसके और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, हाँ। शुगर्स हो गई, हाँ, फैट्स हो गए, गए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको देखने जरूरी है। हाँ, और बहुत से प्रोटीन जो, स्पेशली मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे पे, बट इवन वे प्रोटीन्स के नाम पे आज बहुत सारे पर ऐसे ब्रांड आ चुके हैं। वो आप ये मान के चलो कि प्रोटीन तो कम देते हैं, शुगर्स, फास्फोरस, ये सब ज्यादा सप्लीमेंट हो रहा होता है उसके अंदर। कैलोरीज खूब सारी होती है, पर प्रोटीन के नाम पे प्रोटीन सिर्फ 100 ग्राम में सिर्फ 12 ग्राम 14 ग्राम ही होता है। डू यू फील दीज सप्लीमेंट्स इवन इफेक्ट्स, क्योंकि अगर जो हम नेचुरल अपने उससे ले रहे हैं, आई होप कि ये सारे केमिकल सब्सटेंस से ही बनते आ रहे सर, हैं, ये जो मतलब हम इतने इफेक्टिव हैं। फैट्स की और शुगर्स की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स टू टेक इन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। एक लिमिट तक ठीक होती है हर चीज, बट excess of sugar and excess of fats will lead to so much of cardiac problems, so much of fatty liver। सब फैट और कोलेस्ट्रॉल की तरह ही तो आपके बॉडी में जाके डिपॉजिट होने वाले हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स बन जाएंगे, फैट बनेगा उसका, ओके, इफ इवन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज कैलोरीज। तो जो आप वेट रिडक्शन के लिए, जिम गोइंग के लिए प्रोटीन यूज करते हैं, दे मे बी काउंटर प्रोडक्टिव दिस वे इफ यू आर यूजिंग एक्सेस ऑफ दीज प्रोटीन्स। हाउएवर जो प्रोटीन जिम गोअर्स यूज करते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, यूजुअली वे बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव नॉट, मतलब मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अराउंड 100 ग्राम ऑफ दैट प्रोटीन वुड कंटेन, ऑफ द प्रोटीन पाउडर वुड एक्चुअली कंटेन 34 ग्राम्स ऑफ एक्चुअल प्रोटीन, विच इज वेरी गुड कंटेंट। ओके, सो जो ये हाई क्वालिटी की जो बात हाई कर क्वालिटी, जो वे प्रोटीन और जो हाँ, बड़े बड़े डब्बे वाले हाँ, प्रोटीन हाँ, आते हैं, हाँ, तो वो हाई क्वालिटी प्रोटीन, बट देन not everyone is using that. even isolate protein, vegan protein, is there is something difference in between there, or So vegan basically whichever is not milk based and just vegetarian, not milk based protein are vegan proteins. तो milk minus कर दो बस सारा। वेगन हो गया। तो सर, जो अभी तक के अकॉर्डिंग प्रोटीन को बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, हाउ प्रोटीन इवन इफेक्ट इन अ नॉर्मल लाइफ, किडनी पे कैसे इफेक्ट करता है, अगर उसको किडनी सिम्टम्स है भी और कुछ नहीं भी है, किडनी डिसीज है भी और नहीं भी है, तो कैसे ये प्रोटीन इफेक्ट करता है? So अगर किसी को किडनी डिसीज नहीं है, उसका मैं अज्यूम करता हूँ नॉर्मल जीएफआर है, तो यूजुअली एक लिमिट तक प्रोटीन सप्लीमेंट किडनी वेल टॉलरेट कर लेती है, एक्सक्रीट कर लेती है। बट इफ यू गो एक्सेस, इट इज बेसिकली द सप्लाई versus the ability to handle that supply. Even if you are supplying normally and the kidney and your body's ability to handle that supply is low, this scenario is equivalent to if you are supplying more and your body's capacity to handle that supply is just normal, disproportionate हो जाता है मामला। So जब भी disproportionate होता है कि सप्लाई प्रोटीन की ज्यादा है विजावी बॉडी की या किडनी की कैपेसिटी टू हैंडल दैट सप्लाई, आपके शरीर में प्रोटीन बेस्ड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वो रिटेन होने शुरू होते हैं। उससे ब्लड में एसिड लेवल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। फॉस्फोरस उसका बहुत कॉमन कंप्लीमेंट है प्रोटीन का, तो हाई फॉस्फोरस एंड हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स विल लीड टू स्टोन फॉर्मेशंस। देन बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत अलग अलग ऑर्गन पे इफेक्ट्स करने चालू। एग्जैक्टली, आपने बड़ा कॉमनली एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई जो हाई प्रोटीन लेते हैं तो कई बार डायरिया हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डिसबायोसिस। डिसबायोसिस मतलब जो आंतों का नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो नॉर्मल बैक्टीरियल लोड है, वो डिस्टर्ब हो जाता है जब हम बहुत हाई प्रोटीन इंटेक लेते हैं। जब बहुत हाई प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो आंतों का जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। नाउ आंतों का जो नॉर्मल बैक्टीरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स not only the first line of defense to our body, but also provides important substances like B12, like and they are anti-inflammatory in nature. So it is said that जब ये डिसबायोसिस होना शुरू होता है तो बॉडी में इन्फ्लामेटरी स्टेट आनी शुरू हो जाती है। तो हाई प्रोटीन इंटेक कैन इवन लीड टू states of inflammation.
IBD और IBS जैसी ये बीमारी जो गैस्ट्रो से रिलेटेड से जाती है हाँ, अब IBS जो है, गैस्ट्रो की जो बीमारियां हैं, ये एक्चुअली तो स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन है। If you are taking more protein, you are introducing a condition somewhat similar to IBS, right? और जो किडनी डिसीज वाले पेशेंट उसमें अगर बात करें तो उसमें किस तरीके के जो प्रोटीन है, किस तरीके के कुछ ऐसे रिकमेंडेड ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, या आपके मतलब अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर ही लेनी जरूरी रहती है? So, of course, देखो प्रोटीन सप्लीमेंट हमेशा गाइडेंस में लेना चाहिए, चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो। नंबर वन। नंबर टू, प्रोटीन सप्लीमेंट किडनी के प्रॉब्लम में सिर्फ तभी लेना है जब बॉडी में एक्चुअल प्रोटीन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी दिख रही हो, लाइक एनी अदर पर्सन। अगर पेशेंट अच्छे से खा रहा है, उसका प्रोटीन इंटेक नॉर्मल डाइट में वेज बेस्ड हो चाहे एग बेस्ड हो चाहे एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो, वो अच्छा है, then you don't need a protein supplement in these cases. We don't end up giving protein supplements to all the kidney patients. हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं उन किडनी पेशेंट्स में जिनमें टोटल सीरम प्रोटीन लेवल्स या तो लो हो रहे हैं, या वो मसल मास लूज कर रहा है पेशेंट, या वो ठीक से खा नहीं पा रहा है और उसको वीकनेस डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स, पोर प्रोटीन इनटेक। ठीक है। सो ऐसी सिचुएशंस में आप पेशेंट्स को प्रोटीन सप्लीमेंट देते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट अगेन कैलकुलेशन बॉडी वेट में चेंज हो जाती होगी आई थिंक, कैलकुलेशन जो प्रोटीन हाँ, देने की। तो बॉडी वेट वेस्ट होती है। सपोज अ पेशेंट हु इज नॉट ऑन डायलिसिस, किडनी पेशेंट है स्टेज 1 टू स्टेज 4 में, हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कुछ थ्योरीज और कुछ जो लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि वी कैन गो अप टू वेरी लो प्रोटीन डाइट सच एज 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे along with alpha keto analog supplements. Okay. If the patient is on dialysis, we can go up to 1 to 1.2 gram per kg body weight per day protein intake. And if the patient is on CAPD is a form of home hemodialysis, जिसमें हम पेट में पानी डालते हो, 4 घंटा पेट में पानी रहता है, फिर आप डायलिसिस वाला पानी पेट से निकाल के दोबारा तो ये साइकिल्स करते हो, तो इसके अंदर प्रोटीन लॉसेस थोड़े और ज्यादा होते हैं। So we can go up to 1.5 gram per kg per day of protein in these cases. Yes. So these are different scenarios in which you will supplement protein accordingly. अब 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन देना किसी आदमी को नॉर्मल डाइट में ये मुश्किल काम है। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स या तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स पे, अब हर आदमी हमारे देश में नॉन वेजिटेरियन तो खाता नहीं है, तो कई लोगों को इनफैक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐसे लोगों को देने की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि मैं अभी तक जो कंसेप्ट सर क्लियर हो रहे हैं कि अभी तक के कुछ मिथ्स भी ऐसे थे कि 2 मिलीग्राम तक आपको जो है प्रोटीन आपको जरूरी 2 ग्राम तक मतलब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। अगर मैं 60 किलो का हूं तो मुझे कहीं ना कहीं 120 ग्राम डेली चाहिए। दैट इज मेरे हिसाब से 2 ग्राम in my opinion 2 ग्राम is a very high dose protein and number one बट जिम सर चल रहा है ये मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल चल रहा होगा, which is not the right thing to do। हमारी ये टॉक के बाद मेरे को लगता है ये बहुत सारे मिथ्स क्लियर होने चाहिए कि which is not the right thing to do। देखो आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना लो तो ठीक है, उससे एक्सेस लोगे तो वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली डाइजेस्ट तो आपके ऑर्गन्स नहीं करना है ना। आपके पास भी केसेस ऐसे जो यंगस्टर्स में आए होंगे आफ्टर 20s में जो जिम कर रहे हैं, महीने डेढ़ में एक आध बच्चा ऐसा आ जाता है 18, 20, 22, 25 साल का, अच्छे हेफ्टी बॉडी वेट के साथ में क्रिएटिन 1.2, 1.3, 1.5 लेके, कई बार ये 2 क्रिएटिन लेके भी आते हैं, जो जिम गोअर्स हैं, हाई प्रोटीन डाइट पे है, जो अच्छा बता रहे 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं या फिर क्रिएटिन बेस्ड डाइट पे है। सो दीज थिंग्स आर यूजुअली नॉट रिकमेंडेड ब्लाइंडली, देयर आर कंडीशंस। एंड आपको जैसे मैंने बताया किडनी फंक्शन पहले आप एग्जामिन कर लीजिए, पेशेंट का जीएफआर कैलकुलेट कर लो उस पर्सन का, एंड देन 1 to 1.2 ग्राम इज द मैक्सिमम यू कैन गिव अगर आपको मसल मास गेन के एंगल से लेना है तो। 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यूजुअली इज नॉट द रिकमेंडेड राइट थिंग टू डू। You are going into a very dangerous territory that way. The person जैसे आपने बताया तो कहाँ तक उसकी मतलब obviously that goes to मतलब that leads toward the dialysis side. Usually dialysis तक नौबत इतनी आसानी से नहीं पहुंचती। Okay. Usually नहीं पहुंचती, but again
बट having प्रोटीन a का इंटेक having a kidney damage for rest of your life, and we are talking about children of 18 to 25 30 years of age. I mean, they have a long life ahead of them. बिल्कुल और आप अभी किडनी इंजरी इंट्रोड्यूस कर लो अपने बॉडी में और फिर पूरी जिंदगी उस इंजर्ड किडनी के साथ बितानी है, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू. क्योंकि और भी सारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं ये है कि आगे की लाइफ जो है बिल्कुल ही खराब हो जाएगी. एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस मैं यही कहूंगा कि आपके अकॉर्डिंगली एक कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे इस यूथ के लिए भी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, एंड इसके अलावा एक जनरली अपनी पूरी कम्युनिटी को जो प्रोटीन इनटेक ओवर द काउंटर्स जाके लेती है. क्यों? क्योंकि ओवर द काउंटर्स जस्ट दे हैव सीन जस्ट द एड्स, एंड आज ये आ चुका है क्योंकि एड्स भी कहीं ना कहीं बहुत कॉमन होता है. कॉम्प्लान पिला दो या वो कौन से इंश्योर पिला दो, इस तरह की बहुत सारी चीजें पिला दो. वो देखो पूरी उनका एक माफिया बैठा हो वो तो जो एड्स रन करने के लिए. बट सो माय सिंसियर सजेशन और रिक्वेस्ट वुड बी, फर्स्ट असेस द नीड, आपको जरूरत है भी कि नहीं है. नंबर 2, एक डाइटिशियन से मिलकर आपके जो नॉर्मल डाइट में आप वो नीड नॉर्मल डाइट से पूरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. बॉडी मास फर्स्ट यू असेस दैट इफ यू आर गोइंग टू fulfill your needs with your normal diet, then try not to go for supplementation of the protein unnecessarily. Number 3, the quality of protein. You should try to supplement first with vegetarian based protein supplement because they are safer. Okay. What is more effective is the second thing to be discussed. सबसे पहले आपको safety discuss करनी है. Cause no harm. Right. Then you decide upon how much is your kidney function GFR. एक creatinine test करा दो if you are seriously going for a protein based diet. लोग keto diet के लिए भी करते हैं, weight loss के लिए भी करते हैं, all those things. Assess your GFR. If your GFR permits and your dietitian and your doctor is okay, you can go for protein supplementations along with good quality vegetarian plus minus non-vegetarian protein in your diet first. And do not try to go over 0.8 max to max 1 gram per kg per day of protein intake by any means until unless a specific condition is there which demands higher protein. और इवन वो भी कहीं ना कहीं 1.5 तक ही. Then वो लेकिन वो very another very important thing which I would like to request everyone is कि जब आप प्रोटीन खरीदते हैं तो उसके डब्बे को पलट के देख लें, उसके अंदर पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ द पाउडर कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितने एनर्जी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, कितना फैट है और इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोपोर्शन क्या है. डोंट ट्राई टू गो फॉर पॉपुलर ब्रांड्स जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग लॉट ऑफ एड्स एंड लॉट ऑफ पॉपुलर सेलिब्रिटीज आर प्रोमोटिंग. इवन अगर मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड कर दिया कि यही ले ले तो आई होप कि उसके लिए इफेक्टिव होगा, बट मेरे लिए नहीं होगा. Try to compare 2 or 3 or 4 brands if you need to do that and see per gram, per 100 grams of that powder, how much protein content is that particular product offering you. बहुत इवन इस टॉपिक के बाद मेरे को लगता है कि हमारे व्यूअर्स के काफी सारे जो मिथ्स है वो क्लियर हुए होंगे. एंड आई होप कि हम दोबारा डॉक्टर सर से ऐसे ही किसी हिडन टॉपिक्स पे आपसे जरूर बात करते रहेंगे सर. थैंक यू श्रीराम सर, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया. आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा. थैंक यू. Thank you. थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा. वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी. आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे. कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू.